to Education Hub. This is Siddhant, and today in this video I will be teaching you Contemporary World Politics Chapter 1st, Cold War and Non-Alignment Movement. As you all know, CBSE ने अपने सिलेबस को चेंज किया है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस को. इसी वजह से हमने ये वीडियो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है. अगर कोई चेंजेस होंगे तो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको अपडेट कर देंगे. सेकंड बुक वो हिमांशु पढ़ाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे. इसके साथ ही हम इस एक चैप्टर को 2-3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ ही लास्ट जब वीडियो होगी चैप्टर की, उसके अंदर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे. तो सबसे पहले आता है हमारा कोल्ड वॉर क्या होता है, उसके बाद चैलेंजेस ऑफ बायोपोलैरिटी, एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स. सबसे इंपॉर्टेंट 6 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन आपका बनता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. अब और इसके साथ साथ हम नैम और नियो भी इसके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट. स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नेम से. कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर सिचुएशन लाइक वॉर. उसी तरह नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये एक मूवमेंट था इंडिया और 4 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था. अब इसके अंदर कंट्रीज बढ़ चुकी हैं. इसका डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस के अंदर करेंगे. वही स्टार्ट करते हैं कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर सिचुएशन लाइक वॉर, इसके अंदर टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गई थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में और उसके अलायंस के बीच में. हम इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं. 2 फ्रेंड्स हैं जिनके अंदर लड़ाई होगी, मतभेद हो गया है. वो अपने सिर्फ वर्ड्स से एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से कोई हथियार वगैरह से नहीं लड़ेंगे. इसका मतलब है कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग की बात करें तो ये इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो गया था, जब अमेरिका ने 2 जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम्स ड्रॉप किए थे. हिरोशिमा के अंदर 21 किलोटन्स का लिटिल बॉय नाम का, वही नागासाकी के अंदर 15 किलोटन्स का फैट मैन नाम का एटम बम ड्रॉप किया गया था. वही अब जापान की बात करें तो मैं मानता हूं जापान वर्ल्ड के अंदर सबसे पैट्रियोटिक कंट्री है. आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम्स बाय अमेरिका ऑन जापान ने हर एक अमेरिकन गुड्स को बायकॉट कर दिया है. इसकी बात करें तो ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम इन जापान का बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था वर्ल्ड के अंदर. सबसे पहले क्रिटिक्स ने कहा कि जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, जापान सरेंडर करने वाला था. उसी तरह सेकंड पॉइंट क्रिटिक्स का यह भी कहना था कि सिर्फ ये बॉम्ब गिराना अमेरिका की सुप्रीम पावर दिखाना था टू ओवरशो मॉस्को जो यूएसएसआर का कैपिटल था उस टाइम. और अब रशिया के फेवर की बात करें तो अलाइड पावर्स ने यह कहा था कि वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, क्योंकि उनको बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे. अलाइड पावर्स के बारे में बात करें तो अलाइड पावर्स के अंदर आते हैं आपके यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, और एलाई एक्सिस पावर की बात करें तो इटली, जर्मनी एंड जापान. मेनली ये थे जो एलाइड पावर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था. कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था. इन 1945 कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था. उस टाइम बाइपोलर वर्ल्ड था. बाइपोलर का मतलब जब 2 सुपर पावर्स वर्ल्ड के अंदर हो. इसे अब की बात करें तो अब यूनिपोलर है. इसका डिस्कशन बाइपोलर से यूनिपोलर कैसे हुआ, इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में करेंगे. 2 सुपर पावर्स में थे, एक तो था आपका यूएसएसआर, दूसरी तरफ यूएसए. इनके अंदर डिफरेंसेस थे बहुत. इनकी आइडियोलॉजी, इनके ऊपर म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, जो हम अब देखते हैं. आइडियोलॉजी की बात करें तो यूएसएसआर के अंदर कम्युनिज्म और सोशलिज्म था. कम्युनिज्म और सोशलिज्म का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर के फेवर में हो या जो पुअर के फेवर के लिए काम करे. वही यूएसए की आइडियोलॉजी पे बात करें तो कैपिटलिज्म थी. कैपिटलिज्म का मतलब जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करे, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो या अपन कह सकते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करें. उधर हम कॉजेस ऑफ बाइपोलैरिटी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ द ये कॉज इज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था उनके अंदर. म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट जैसे कि आप समझ सकते हैं दोनों की आइडियोलॉजीज अलग थी, इसलिए दोनों एक ही राह पर तो चल नहीं सकते थे. इसलिए वन ऑफ द रीजन ऑफ कॉजेस ऑफ बाइपोलैरिटी या 2 पावर्स इन द वर्ल्ड वाज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट. सेकंड हम बात करें तो आर्म्स रेस हो गई थी दोनों कंट्रीज के अंदर. यूएसए दिखाना चाहता था कि वो सुप्रीम है और यूएसएसआर दिखाना चाहता था वो सुप्रीम है. दोनों ही कंट्रीज अलग अलग और पावरफुल वेपन्स डेवलप कर रही थी. तीसरा पॉइंट आता है कि बोथ ऑफ द कंट्रीज ट्राई टू इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड. दोनों कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी वर्ल्ड में कि ये हमारे ग्रुप में आ जाए, ये कंट्रीज हमारे ग्रुप में आ जाए.
इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं इनके अलायंस की। यूएसएसआर वाज नोन एज ईस्टर्न अलायंस एंड यूएसएस वाज नोन एज वेस्टर्न अलायंस। एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर की बात करें तो कोल्ड वॉर कब कब अपनी हाई पीक पे गया, कब कब ये हॉट वॉर के अंदर कन्वर्ट होते होते रह गया। इसके अंदर कंट्रीज आती है वियतनाम, कोरिया, क्यूबा, कोंगो, अफगानिस्तान, बर्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो आपको 1 मार्क 4 मार्क या 6 मार्क्स में देखने को में भी मिल सकता है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सबसे हाई पीक पॉइंट माना जाता है कोल्ड वॉर का, क्योंकि जब उस टाइम ऐसे लगा था कि कोल्ड वॉर हॉट वॉर के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है। इसको हम एक रफ मैप से समझते हैं। यूएसए और क्यूबा दोनों नेबरिंग कंट्रीज है। यूएसए एक कैपिटलिस्ट रूल कंट्री थी, वहीं क्यूबा कम्युनिस्ट रूल कंट्री थी। यूएसए वाज रूल्ड बाय जॉन एफ कैनेडी, बाय नेम might be asked in 1 mark question, while Cuba was ruled by Fidel Castro. This name can also be asked in 1 mark question. In April 1961 यूएसएसआर को अपनी स्पाई एजेंसी केजीबी, स्पाई एजेंसी थी यूएसएसआर की केजीबी को पता लगा कि यूएसए क्यूबा के अंदर कैपिटलिस्ट रूल एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसके चलते निकिता क्रुश्चेव जो वहां के लीडर थे, उनको लगा कि क्यूबा जो कम्युनिस्ट रूल कंट्री है उसको अमेरिका अपने अंडर कब्जे में ले लेगा और कैपिटलिस्ट रूल वहां पे एस्टेब्लिश कर देगा। इसी के कारण इन 1962 यूएसएसआर ने क्यूबा को एक सोवियत बेस या आप कह सकते हैं यूएसएसआर बेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स फिक्स किए गए। आफ्टर 3 वीक्स यूएसए को जो पता लगा कि यूएसएसआर ने क्यूबा को अपने मिलिट्री बेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, जब यूएसए ने ऑर्डर दिया कि जो भी शिप्स ऑफ एनी कंट्री जो यूएसए की तरफ आ रही है उनको इंटरसेप्ट किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। इसके चलते धीरे धीरे शिप स्लो डाउन हुई और दिस इमिनेंट क्लैश बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर केम टू नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एमर्जेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स यूएसएसआर एंड यूएसए। यूएसएसआर को ईस्टर्न अलायंस बोला जाता है, व्हाइल यूएसए को वेस्टर्न अलायंस। इसको ईस्टर्न अलायंस इसलिए बोला जाता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो ईस्टर्न अलायंस की इसकी मेंबर थी वो यूरोपियन कंट्री, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप की थी, इसलिए इसको ईस्टर्न अलायंस बोला गया। उधर ही यूएसए को वेस्टर्न अलायंस इसलिए बोला गया कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो वेस्ट यूरोप की थी वो इसकी मेंबर थी, इसलिए इसको वेस्टर्न अलायंस बोला गया। यूरोप मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा था इन दोनों के बीच में ड्यूरिंग द होल कोल्ड वॉर। अब हम बात करते हैं नाटो की, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर 2 और 1 मार्क क्वेश्चन। इसके आपको डेट ढंग से याद करनी होगी क्योंकि इसी साल 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया, जो मोस्टली स्टूडेंट्स का गलत था, परफेक्टली डेट पूछी गई थी। नाटो की बात करें तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 12 स्टेट्स के मेंबर थे। प्रेजेंट इसके 30 है, वो आपसे प्रेजेंट के नहीं पूछेंगे, आपको जो एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए गए हैं वही पूछेंगे। इसकी फाउंडिंग डेट थी 1949 अप्रैल 4। इस एसोसिएशन इसके अंदर जो ग्रुप्स की कंट्रीज थी उनका कहना था कि अगर कोई भी कंट्री इनके ऊपर अटैक करेगी तो ये पूरे ग्रुप की कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। इसी के खिलाफ यूएसएसआर ने वर्सो पैक्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जो 1955 के अंदर स्टार्ट हुई टू काउंटर द नाटो फोर्सेस। सीटो और सेंटो जो वेस्टर्न अलायंस या यूएसए के द्वारा बनाई गई थी। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1954 के अंदर बनाई गई थी, और सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1955 के अंदर वेस्टर्न अलायंस के द्वारा बनाई गई थी। इसी को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर और कम्युनिस्ट चाइना ने अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बढ़ाए नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज की लाइक्स इंडिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो फ्रांस और ब्रिटेन के कॉलोनी रही थी, जो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। उनको लगा कि अब उनको दोनों में से कोई भी ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा और वो वापिस से उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, जिसका डिस्कशन हम आने वाली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 1969 के अंदर एक ब्रीफ वॉर हुआ रशिया और चाइना के बीच में ओवर टेरिटरी डिस्प्यूट। टॉपिक की बात करें
तो स्मॉल कंट्रीज जॉइन सुपर पावर्स। स्मॉल कंट्रीज ने सुपर पावर को क्यों ज्वाइन किया? देयर वर टू रीजंस बिहाइंड दिस। प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वेपन्स, सेकंड वाज इकोनॉमिक एड अगेंस्ट लोकल राइवल्स। सुपर पावर्स यूएस एंड यूएसएसआर ने प्रॉमिस किया था स्मॉल कंट्रीज से कि वो उनको प्रोटेक्शन देंगे, इसके साथ साथ वो उनको वेपन्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उनको इकोनॉमिक एड अगेंस्ट लोकल राइवल्स, वहां के लोकल राइवल्स देने का वादा किया था। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज की क्या जरूरत पड़ी? इसके अंदर सबसे पहले आता है वाइटल रिसोर्सेज। सुपर पावर्स को वाइटल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, गैसेस चाहिए थे जो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। सेकंड पॉइंट इज टेरिटरी टू लॉन्च वेपन्स। उनको बोथ द सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज के अंदर टेरिटरी चाहिए थी ताकि वे अपना मिलिट्री बेस बना सके और कभी वॉर के टाइम उसको यूज कर सके। थर्ड टॉपिक इज लोकेशन टू स्पाई ऑन अदर्स। स्पाई ऑन अदर्स का मतलब है एक दूसरे यूएसएसआर के ऊपर और यूएसएसआर यूएस के ऊपर कैसे निगरानी रख सके। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री। बोथ द सुपर पावर्स अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लोकल या स्मॉल कंट्री से थोड़ा मोटा पैसा लेती थी जिससे वो अपनी मिलिट्री को सपोर्ट कर सके। नॉन न्यूक्लियर वॉर और हॉट वॉर। ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर के अंदर क्यों नहीं बदला? सबसे पहले हम समझते हैं हॉट वॉर का मतलब क्या है। हॉट वॉर का मतलब जिस वॉर के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल से बॉम्ब्स का यूज हो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 से 1918 तक चला और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो 1939 से 1945 तक चला। इसके अंदर वेरियस मिसाइल्स और पावरफुल बॉम्ब्स का यूज हुआ। ये वॉर न्यूक्लियर वॉर या हॉट वॉर में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? इसके रीजंस देखें तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। दोनों सुपर पावर्स जानते थे कि अगर ये वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट होगा तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा जिससे उबरना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उसी के साथ सेकंड रीजन देखें तो लॉजिक ऑफ डेटरनेस। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बोथ साइड्स यूएसए एंड यूएसएसआर, बोथ द सुपर पावर्स के पास कैपेसिटी थी कि वो इक्वली रिस्पॉन्ड कर सके। वो दोनों न्यूट्रल थे, जैसे कि 1 - 1 = 0, उसी तरह यूएसए - यूएसएसआर = 0 टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कुड इनिशिएट वॉर। दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाता, इनमें से कोई भी विनर नहीं होता और कोई भी वॉर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता और कोई भी इसको जीत नहीं पाता। थर्ड पॉइंट हियर कम्स नो विनर। जैसे कि आप समझ गए हैं लॉजिक ऑफ डेटरनेस के कारण कोई भी सुपर पावर जीत नहीं सकता, यूएसए और यूएसएसआर। न्यूक्लियर डेटरनेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। व्हेन टू न्यूक्लियर डेटरनेस की बात करें तो व्हेन टू राइवल पावर्स विद न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों राइवल पावर्स जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर इक्वल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कैपेबल जो इतना लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि कोई भी आगे वॉर को कंटिन्यू ना कर सके। नेक्स्ट पोर्शन हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। इसी साथ चैप्टर कंप्लीट होने पे आपको बताया कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको किसी अनदर सब्जेक्ट या सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी करें। अरे बेल आइकन को भी दबाना।